नमस्कार दोस्तों, मैं भैरवानंद पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटोर पे। दोस्तों, हम कक्षा 7वीं के हमारा पर्यावरण से पाठ वायु को पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने उसमें क्षोभ मंडल समताप मंडल के बारे में पढ़ा था, यानी हमने वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में पढ़ा था। आपको मैं याद दिला दूँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। उससे पहले हमने गैसों के संगठन के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, हम उसके थर्ड पार्ट को जा रहे पढ़ने, मौसम एवं जलवायु के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो भी लिखा है बगैर उसको आप पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे आपका समय बचेगा। देखिए दोस्तों, मौसम और जो जलवायु है ये एक वायुमंडलीय घटना है, ठीक है, जिसमें से जो मौसम है वो लघु परिवर्तन है और जो जलवायु है दीर्घ परिवर्तन है। जो मौसम है वो दिन में कई बार बदल सकता है, महीने में कई बार बदल सकता है, साल भर में कई बार बदल सकता है। लेकिन यदि हम जलवायु की बात करें दोस्तों, तो जो जलवायु है वो एकदम से परिवर्तित नहीं होता है। जलवायु को परिवर्तित होने में एक लंबा समय लगता है। उदाहरण स्वरूप जैसे 30 वर्ष का समय लग सकता है, 50 साल का समय लग सकता है, 70 साल का समय लग सकता है, 1000 साल का समय लग सकता है, 10,000 साल का समय लग सकता है। तो इतने 8,000 साल, 10,000 साल में जलवायु परिवर्तन होता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे यदि किसी स्थान पे एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ, बहुत बड़ा ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण 70 साल के लिए या 30 सालों के लिए वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। वहाँ पे की जो जलवायु है वो ठंडी हो सकती है, क्योंकि जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो डस्ट है वो वायुमंडल को क्या करता है, ढक देता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधे धरती के ऊपर नहीं आ सकती हैं। इंसोलेशन नहीं होता है, सूर्य तप नहीं हो पाता है ढंग से। सारा जो सूर्य तप है वो, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो अल्बेडो होकर के वापस को चली जाती हैं, यानी धूल कणों से टकरा करके वापस को चली जाती हैं। पृथ्वी का जो तापमान है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जलवायु में और मौसम में अंतर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आपको एक दो बातें और बता दूं, यहाँ पे बॉक्स में है दोस्तों, कि क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य का ताप आता है, यानी जो सूर्य की किरणें आती हैं, वो सूर्य की किरणों का 2 अरबवां भाग आता है। कितना? 2 अरबवां भाग, ये आपको पता होना चाहिए। 1% भी नहीं, 1% में तो पृथ्वी जल जाएगी। कितने ग्रह नक्षत्र जल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे जाते हैं बातें करने। तापमान आप जानते ही होंगे। आगे चलते हैं आतप के बारे में। आतप क्या होता है? आतप को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं सूर्यातप, अंग्रेजी में इंसोलेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। सूर्य की किरणें से आने वाली जो किरणें हैं उनको सूर्यातप बोलते हैं। वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं या फिर घटाती हैं। आती हैं तो बढ़ाती हैं, जाती हैं तो घटाती हैं, ठीक है। और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर इनका जो तापमान होता है ज़्यादा होता है और ध्रुवों के ऊपर तापमान कम होता है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वहाँ पे क्षैतिज पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? क्षैतिज पड़ती हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगला एक और टॉपिक है, उसका क्या नाम है? वायुदाब। वायुदाब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर के पर उच्च दाब के साथ पर लगती है। ठीक है, मैंने बताया, इसमें कुछ वो दम नहीं है। हाँ, ये अगला जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, जरा इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। बिल्कुल दोस्तों, समुद्र के ऊपर जो वायु दाब है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे आपको वायु दाब कम देखने को मिलेगा। आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे आपको वायु दाब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों को सांस की भी दिक्कत हो जाती है कई बार दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको आप पढ़ लेना, इसमें कोई दम नहीं है। आगे जा रहे हैं पवन के बारे में बातें करने की। पवन क्या चीज़ होती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि पवन क्या होता है। दोस्तों, क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो चलती हैं। हवाएं क्या होती हैं? जो हवाएं चलती हैं उसे पवन बोलते हैं, ठीक है। वायु में पवन में थोड़ा सा अंतर है। तो होता क्या है कि जहाँ पे वायु दाब होती है, जहाँ पे गर्म वायु होती है, तो गर्म वायु क्या होता है कि जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर को उठती है। तो जब भी वायु गर्म होकर के ऊपर को उठती है तो उस स्थान को, वहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। वायु गर्म होकर के ऊपर को उठेगी
तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा। उस स्पेस को भरने के लिए, उस खाली स्थान को भरने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं और उस स्थान को भर देती हैं। तो गर्म हवा जो है वो जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर को उठी और उसको भरने के लिए ठंडी हवा वहाँ पे पहुँच गई। थोड़ी देर बाद ये हवा भी गर्म हो जाएगी, फिर एक स्पेस बनेगा, फिर ठंडी हवा वहाँ से आएगी, फिर और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा और इसी कारण से वायु चलती है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। चलिए दोस्तों कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। ये जो टॉपिक है अगला, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि पवनों के मुख्य प्रकार क्या हैं, पवनों को कितने भाग में विभाजित किया गया। तो दोस्तों पवनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। मैं यहाँ पे येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये देख लीजिए, पवन को मुख्य 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन कौन से 3 पार्ट हैं। एक बोलते हैं व्यापारिक पवने, मौसमी पवने, नंबर 1 व्यापारी, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। व्यापारिक पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रा बता देता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसको ज़रा ना आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि एक है। पहले आप देख लीजिए इसको, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप देखिए ज़रा, केंद्र में बीच में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे यानी उत्तर दक्षिण में क्या है, व्यापारिक पौने हैं। व्यापारिक पौने के ऊपर जो है वो सनातन यानी पछुआ पौने हैं, उत्तर दक्षिण दोनों साइड में। उसके बाद है ध्रुवीय पौने। दोस्तों अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। जो स्थायी पौने होती हैं ये कई हज़ार सालों से, कई लाख करोड़ सालों से एक ही दिशा में चल रही है। ये अपने मार्गों को भी बदलती नहीं है, एक ही दिशा के में चलती हैं और ये कभी बंद नहीं होती हैं। इनकी उत्पत्ति कब हुई मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि स्थायी पौनों की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी ना, यानी कि बिग बैंग घटना घटी होगी, पृथ्वी का निर्माण हुआ, सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी ने घूर्णन करना चालू किया। जो पृथ्वी है वो गैस से लिक्विड बनी, लिक्विड से सॉलिड बनी, और एक पीरियड आता है जिसे बोलते हैं एजोइक पीरियड। आपको मैं किसी काल के बारे में पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी किस किन कालों से गुजरी है। अभी जो काल चल रहा है उसे बोलते हैं होलोसीन, जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई है। तो जो एजोइक पीरियड यानी जो प्रारंभिक अवस्था है पृथ्वी की, उसी समय ये व्यापारिक पौने या फिर ये जो क्या बोलते हैं व्यापारिक पौने और पूर्वी पौने जो है उनका निर्माण हो गया था, स्थानीय पौनों का निर्माण हो गया था। दोस्तों दूसरी होती है मौसमी पौने। ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पौने। हाँ दोस्तों, स्थानीय पौने जैसे मानसूनी पौने हैं, और कई कई स्थान ऐसा भी है वहाँ पे भी मौसमी पौने चलती हैं। उसका एक और कारण होता है जिसे बोलते हैं एयर मास। एयर मास के कारण भी कुछ मौसमी पौने क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने एक मानसून के बारे में तो पढ़ ही लिया, ठीक है, भारत में, आप इतना याद रखना, ठीक है। दूसरी है दोस्तों तीसरी है स्थानीय पौने। स्थानीय पौने को अंग्रेजी में लोकल विंड्स बोलते हैं, यानी जो अलग अलग स्थानों पे चलती हैं, ये हर जगह नहीं चलती हैं। जैसे एक है लू, ठीक है, लू सभी लोग उत्तर भारत के लोग अवगत होंगे। गर्मी के दिनों में चिलचिलाते ही धूप में एक हवा चलती है, इसे लू बोलते हैं। ऐसे सर्दियों के दिनों में उत्तर भारत में एक और हवा चलती है, शीतलहरी बोलते हैं। दोस्तों ऐसी हवा क्या नाम है, अफ्रीका, हाँ अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में एक हवा चलती से बोलते हैं डॉक्टर विंड, यानी उसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं हरमट्टान। तो ये लोकल विंड है, वो वहीं पे चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत ऐसे लोकल विंड्स जो अलग अलग स्थानों पे चलती हैं, वैसे ही हमारे दूसरे स्थानों पे नहीं चलती हैं, उनसे कुछ खास विशेषता होती है। जैसे मैं मानसून की बात करूँ तो कुछ मानसूनी हवाएं जो अमेरिका में भी चलती हैं तटों पे, लेकिन उसे एब्सोल्यूट मानसून नहीं बोलते हैं। जो एब्सोल्यूट मानसून का कॉन्सेप्ट है वो केवल साउथ एशिया में है, साउथ एशिया में भी भारत में है। तो दोस्तों आपको ये ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको कि वायु में आर्द्रता के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि वायु, यहाँ पे पहले पढ़ देता हूँ कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। दोस्तों आप आसान भाषा में समझो कि
हमारे वायु में जो जल की मात्रा विद्यमान है ना, उसे आर्द्रता बोलते हैं। बस आप ऐसे समझो, वायु में आर्द्रता विद्यमान होती है, किसी किसी स्थान पे नहीं होती है। कहाँ पे नहीं होती? जहाँ के वायु शुष्क होती है। मानसूनी क्षेत्रों में वायुमंडल में आर्द्रता होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये आर्द्रता भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगह होती है। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ के वायु में आर्द्रता ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमेशा मौसम चिपचिपा होता है। हमारे यहाँ पे बारिश के मौसम आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही गर्मी के मौसम में क्या होता है कि वायु शुष्क हो जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, ज़रा इसको भी आप पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षा को वर्षण बोलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक बार दोस्तों ज़रा आप ये भी पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, हम इसको पढ़ते रहना। देखिए दोस्तों, दो चीज़ होती है, एक होती है वर्षा, दूसरा होता है वर्षण। आर्द्रता से ही इसका संबंध है। वायु, आर्द्रता, ये सभी चीज़ें ना मौसमी परिघटनाओं के तहत होती हैं। एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं वर्षण। तो वर्षण से क्या है? वर्षण जो है, वर्षण का एक भाग है वर्षा, यानी वर्षा, हिमपात, ओला, कुहरा, कुहासा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसका भाग है? वर्षण का भाग है। दोस्तों जो वर्षा होती है वो कई प्रकार की होती है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे रुकिए। एक होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं चक्रवाती वर्षा, ठीक है। क्या होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा में जो बारिश होती है घूम घूम के वर्षा करती है। उसके बाद होती है पर्वतीय वर्षा, यानी कि जो बादल हैं पर्वतों के ढालों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और उसके साथ संघनन करके वर्षा करवाते हैं। और तीसरी होती है संवहनी वर्षा, यानी कि एकदम धरती में से पोखरों का सहारा लेकर, तालाब का सहारा लेकर, झील का सहारा लेकर के जो पोखरों, तालाब में या किसी नदी में जो पानी है, जल है, वो वाष्पित होकर के ऊपर उठता है, ऊपर होकर के संवहन करता है। संवहन के कारण एक वर्षा होती है, बोलते संवहनी वर्षा बोलते हैं। ये छोटी मोटी वर्षा है, लेकिन यदि हम भूमध्य रेखा के ऊपर बात करें, ब्राज़ील की बात करें, वो जितने भी देश जो भूमध्य रेखा के ऊपर टिके हुए हैं, वहाँ पे संवहनी वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। दोस्तों मुझे लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ये थोड़ा पढ़ता हूँ। पौधों जीव जंतुओं के बीच में रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। ये बात आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। अच्छा, मैंने अभी ये बात बताई थी, ये आपको ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला है। हाँ, अभी मैंने बताया था ना कि वर्षण के कई प्रकार होते हैं, बारिश होती है, वर्षा होता है, ओला है, कुहासा है। दोस्तों आपको ये सारा पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी होगी तो मुझे माफ़ कर देना, कई बार गलती भी हो जाती है इंसान से। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आता रहूँगा आपको, और एनसीईआरटी के जितने भी तथ्य हैं मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।